हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईटेक वर्ल्ड। और आज हम आप सभी के लाए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट 2 का वन शॉट, जो कि करेंट सिलेबस पर बेस्ड है। AKTU सब्जेक्ट कोड BCS 401। और ये रहा हमारा आज का यूनिट 2 का वन शॉट का सिलेबस। तो जो टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, एकदम पूरा यूनिट 2 का पूरा सिलेबस इसमें हम कवर करेंगे। इसमें प्रोसेस कॉन्सेप्ट, चैप्टर का नाम कॉन्करेंट प्रोसेस है, और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्रिटिकल सॉल्यूशन, डेकर सॉल्यूशन, और भी सभी टॉपिक इसमें कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले कि कॉन्करेंट प्रोसेस होता क्या है। कॉन्करेंट प्रोसेसेस वो होते हैं जब एक ही सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। यह प्रोसेसेस इंटरैक्ट भी कर सकते हैं या रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, इसलिए इनको मैनेज करना ज़रूरी होता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो हमारा बेस यही रहेगा कि मतलब कि कॉन्करेंट प्रोसेस वो होते हैं जब एक ही सिस्टम में मल्टीपल यानी कई सारे प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस कॉन्सेप्ट होता क्या है। एक प्रोसेस एक प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूशन में होता है। यह एक एक्टिव एंटिटी होता है जिसको अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। हर प्रोसेस का अपना एड्रेस स्पेस, कोड, डेटा और सिस्टम रिसोर्सेज होते हैं। प्रोसेसेस अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे न्यू यानी नया, रेडी यानी तैयार, रनिंग यानी चल रहा है, और वेटिंग यानी इंतज़ार कर रहा है, और टर्मिनेटेड मतलब ख़त्म। ठीक है, तो प्रोसेस कॉन्सेप्ट क्या है। एक प्रोसेस एक प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूशन में होता है। यह एक एक्टिव एंटिटी होता है जो जिसको अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। हर प्रोसेस का अपना एड्रेस स्पेस, कोड, डेटा और सिस्टम रिसोर्सेज होते हैं। प्रोसेसेस अलग अलग सिस्टम स्टेट्स में हो सकते हैं, जैसे कि न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड। अब हम बात करेंगे पहले टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी की। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ऊपर समझ सकें हैं, कॉन्करेंसी का मतलब होता है एक सिस्टम की एबिलिटी जिसमें वो मल्टीपल प्रोसेसेस या थ्रेड्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल होते हैं जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन और रिसोर्स मैनेजमेंट को एंश्योर करते हैं। तो नीचे पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। कॉन्करेंसी का मतलब है एक सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस या थ्रेड्स का साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। यह रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन अलाउ करता है उनकी एग्जीक्यूशन को ओवरलैप करके। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, प्रोसेसेस और थ्रेड्स। प्रोसेसेस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूशन में होता है अपने एड्रेस स्पेस और रिसोर्स के साथ। ये हमारा प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूशन में होता है अपने एड्रेस स्पेस और रिसोर्सेज के साथ। अब थ्रेड क्या होता है, यह एक छोटी यूनिट होती है एग्जीक्यूशन की जो प्रोसेस के अंदर होती है और प्रोसेस के रिसोर्सेज शेयर करती है, लेकिन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। ठीक है, ये थ्रेड ऑफ प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है। रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, पहला है हमारा टॉपिक शेयर रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, फाइल्स या आईओ डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो मल्टीपल प्रोसेस या थ्रेड्स द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं, उनको हम शेयर रिसोर्सेज बोलेंगे। एक्सेस कंट्रोल क्या होगा, मैकेनिज़्म का इस्तेमाल किया जाता है ताकि शेयर रिसोर्सेज का एक्सेस मैनेज हो सके और कन्फ्लिक्ट्स ना हो, कंसिस्टेंसी बनी रहे, मेन ये है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंक्रोनाइजेशन में। सिंक्रोनाइजेशन में पहला हमारा आता है पर्पस। ये इंश्योर करता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस या थ्रेड्स कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑपरेट करें बिना एक दूसरे में इंटरफेयर किए। और इसकी टेक्निक क्या है, जैसे कि इसमें लॉक्स, सेमाफोर्स, मॉनिटर्स और दूसरे सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स के इस्तेमाल होते हैं शेयर रिसोर्सेज का एक्सेस मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, ऐसे मैकेनिज़म्स जो प्रोसेसेस या थ्रेड्स को कम्युनिकेट करने और अपने एक्शन सिंक्रोनाइज करने की सुविधा देते हैं। ठीक है, इसमें मॉडल्स क्या होते हैं, इसमें मैसेज पासिंग, शेयर्ड मेमोरी और रिमोट प्रोसीजर कॉल्स यानी RPC शामिल होते हैं। ये टॉपिक हम लोग अभी लास्ट में दोबारा डिस्कस करेंगे, इसका अभी एक ओवरव्यू देख रहे हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस क्या होता है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करते हुए चलेंगे, अभी सिर्फ इसका एक ओवरव्यू देख रहे हैं। डेडलॉक क्या होता है, एक सिचुएशन जिसमें एक सेट ऑफ प्रोसेसेस
ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि हर प्रोसेस एक रिसोर्स होल्ड करता है और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करता है जो किसी और प्रोसेस के पास होता है। ठीक है, तो डेडलॉक क्या होता है कि एक सिचुएशन होता है जिसमें एक सेट ऑफ प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि हर प्रोसेस एक रिसोर्स होल्ड करता है और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करता है जो किसी और प्रोसेस के पास होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन, बचे कैसे इससे। ऐसे टेक्निक जो डेडलॉक को होने से रोकती हैं, इसके लिए ये इंश्योर किया जाता है कि डेडलॉक के लिए ज़रूरी कंडीशन पूरी ना हो। अब अवॉइडेंस क्या है इसके, ऐसे टेक्निक जो डिनामिकली इंश्योर करती है कि सिस्टम एक सेफ स्टेट में बना रहे जहां डेडलॉक पॉसिबल ना हो। अब हम बात करेंगे कॉन्करेंसी मॉडल्स, उसके कुछ मॉडल हैं जैसे थ्रेड बेस्ड कॉन्करेंसी और प्रोसेस बेस्ड कॉन्करेंसी। इसमें थ्रेड का इस्तेमाल होता है, ये जो थ्रेड बेस्ड कॉन्करेंसी होता है इसमें थ्रेड का इस्तेमाल होता है एक प्रोसेस के अंदर कॉन्करेंसी अचीव करने के लिए। और प्रोसेस बेस्ड कॉन्करेंसी क्या होता है, इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है कॉन्करेंसी अचीव करने के लिए, जहां हर प्रोसेस का अपना एड्रेस स्पेस होता है। अब हम बात करें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है। यह एक प्रोसेस है जिसमें करेंटली रनिंग प्रोसेस या थ्रेड का स्टेट सेव किया जाता है और दूसरे प्रोसेस या थ्रेड का स्टेट रिस्टोर किया जाता है। ओवरहेड, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में थोड़ा ओवरहेड होता है क्योंकि स्टेट्स को सेव और लोड करना पड़ता है, लेकिन यह कॉन्करेंसी अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है। अब कंसिस्टेंसी एंड एटॉमिसिटी, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को हम पढ़ते हुए चल रहे हैं ताकि आगे के जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी क्या होगा इसके हिसाब से, ये इंश्योर करता है कि शेयर डेटा एक वैलिड स्टेट में बना रहे बिना कॉन्करेंट एक्सेस के बाद। ठीक है, अब एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी मतलब ऑपरेशन को इंडिविजिबल यूनिट्स के रूप में परफॉर्म करना पड़ता है जिससे इंश्योर हो कि शेयर्ड रिसोर्सेज इनकंसिस्टेंट स्टेट में ना छोड़े जाएं। ठीक है, अब हम बात करें कॉन्करेंसी वर्सेस पैरेललिज्म, ये क्या होता है। कॉन्करेंसी मतलब, इसका मतलब होता है कि एक सिस्टम मल्टीपल टास्क को एक साथ मैनेज कर सकता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हों। अब पैरेललिज्म में क्या होता है, इसका मतलब होता है मल्टीपल टास्क का साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन जो जनरली मल्टीपल प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करके अचीव किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो हैं आपको कॉन्करेंसी के कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ठीक है, अगर आप ये पॉइंट्स को पढ़ते हुए चलेंगे तो आगे के जो हम की पॉइंट्स यूज़ करेंगे वो इसी में से यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, तो हम इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एक क्लासिक एग्जाम्पल है सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम का। ठीक है, इस प्रॉब्लम में दो तरह के प्रोसेसेस एक शेयर रिसोर्सेज के साथ इंटरैक्ट करते हैं जो अक्सर बफर के रूप में होते हैं। चैलेंज ये होता है कि इंश्योर किया जाए कि ये प्रोसेसेस सही तरीके से ऑपरेट करें और एक दूसरे में इंटरफेयर ना करें ताकि रिज़ल्ट कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, और फिर पहले बात करेंगे प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर डेटा जनरेट करता है और उसको बफर में प्लेस करता है। ठीक है, ये इंश्योर करना होता है कि जब बफर फुल हो तब वो डेटा ऐड ना करे। प्रोड्यूसर के की टास्क ये हैं जैसे कि जनरेट डेटा, चेक बफर स्टेट, ऐड डेटा टू बफर और अपडेट बफर स्टेट। एक एक करके समझते हैं। जनरेट डेटा क्या करता है, प्रोड्यूसर नया डेटा आइटम्स क्रिएट करता है जो बफर में प्लेस करना होता है। और चेक बफर स्टेट क्या होता है, डेटा ऐड करने से पहले प्रोड्यूसर को यह चेक करना होता है कि बफर में स्पेस अवेलेबल है या नहीं। ऐड डेटा टू बफर, अगर स्पेस अवेलेबल है तो प्रोड्यूसर डेटा को बफर में इंसर्ट करता है। और अपडेट बफर स्टेट, डेटा ऐड करने के बाद प्रोड्यूसर बफर का स्टेट अपडेट करता है ताकि एडिशन रिफ्लेक्ट हो। अब हम बात करें कंज्यूमर। कंज्यूमर बफर से डेटा लेता है, यह इंश्योर करना होता है कि जब बफर एम्प्टी हो तब वो डेटा रिमूव ना करे। कंज्यूमर के कुछ की टास्क ये हैं जैसे चेक बफर स्टेट, रिमूव डेटा फ्रॉम बफर, प्रोसेस डेटा, अपडेट बफर स्टेट। अब एक एक करके समझते हैं। चेक बफर स्टेट में क्या होता है, डेटा रिमूव करने से पहले कंज्यूमर को यह चेक करना होता है कि बफर में डेटा अवेलेबल है या नहीं। अब दूसरी बात करेंगे रिमूव डेटा फ्रॉम बफर। अगर डेटा अवेलेबल है तो कंज्यूमर उसको बफर से रिमूव करता है। प्रोसेस डेटा क्या होता है, डेटा रिमूव करने के बाद कंज्यूमर डेटा को प्रोसेस करता है जैसे ज़रूरत हो। और अपडेट बफर स्टेट में क्या होगा, प्रोसेसिंग के बाद
कंज्यूमर बफर के स्टेट अपडेट करता है ताकि रिमूवल रिफ्लेक्ट हो। अब हम बात करेंगे सिंक्रोनाइजेशन की। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करने के लिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच म्यूटेक्स यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन और सेमाफोर। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? यह मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस, या तो प्रोड्यूसर या तो कंज्यूमर, बफर को एक्सेस करे ताकि रेस कंडीशन अवॉइड हो सके। ठीक है, सेमाफोर क्या होगा? यह बफर स्लॉट्स और डेटा की अवेलेबिलिटी को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। टिपिकली दो सेमाफोर यूज़ होते हैं, एक एम्प्टी स्लॉट्स को काउंट करने के लिए प्रोड्यूसर यूज़ करता है और एक फुल स्लॉट को काउंट करने के लिए कंज्यूमर यूज़ करता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को अपने एक्शंस कोऑर्डिनेट करने चाहिए ताकि ऐसे सिचुएशन अवॉइड हो सकें जहां बफर ओवरफ्लो हो जाए, जब प्रोड्यूसर फुल बफर में डेटा ऐड कर दे, या अंडरफ्लो हो जाए जब कंज्यूमर एम्प्टी बफर से डेटा रिमूव करने की कोशिश करे। प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म का यूज़ स्मूथ और डेडलॉक फ्री ऑपरेशन इंश्योर करता है। ठीक है, ये हम बाद में थोड़ा समझेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर कोड है। ठीक है, प्रोड्यूसर कंटिन्यूसली डेटा प्रोड्यूस करता है और उसको बफर में ऐड करता है। ठीक है, ऐड आइटम टू बफर, और यहाँ वेट पी लिखा हुआ है, ये चेक करता है कि बफर में स्पेस अवेलेबल है या नहीं, यानी पी सेमाफोर स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करेंगे वेट यानी म्यूटेक्स। ये इंश्योर कर रहा है, ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन लिखा हुआ है इसको म्यूटेक्स बोला है, ये इंश्योर करता है कि बफर को एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्सेस करें। ठीक है, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए। ठीक है, अब यहाँ जो ये ऐड आइटम टू बफर लिखा हुआ है, तो ये लाइन इंडिकेट करते हैं कि प्रोड्यूसर ने डेटा बफर में ऐड किया है। अब बात करते हैं सिग्नल यानी म्यूटेक्स। इसके बाद प्रोड्यूसर म्यूटेक्स को रिलीज़ करता है ताकि दूसरा प्रोसेस यानी कंज्यूमर बफर को एक्सेस कर सके। अब ये सिग्नल क्यों क्या करता है? ये बफर में आइटम ऐड होने के बाद सिग्नल करता है कि एक आइटम अवेलेबल है, क्यू सेमाफोर आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ आप जो देख रहे हैं कंज्यूमर की बात करते हैं, कंज्यूमर कंटिन्यूसली बफर से डेटा कंज्यूम करता है, और यहाँ वेट आर लिखा हुआ है, ये चेक करता है कि बफर में डेटा अवेलेबल है या नहीं। आर सेमाफोर आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ वेट म्यूटेक्स क्या कर रहा है? ये इंश्योर करता है कि बफर को एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्सेस करे म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए। ठीक है, ये लाइन जो है इंडिकेट करती है कि कंज्यूमर ने बफर से डेटा कंज्यूम किया। अब यहाँ सिग्नल म्यूटेक्स क्या है? इसके बाद कंज्यूमर म्यूटेक्स को रिलीज़ करता है ताकि दूसरा प्रोसेस यानी प्रोड्यूसर बफर को एक्सेस कर सके। अब ये सिग्नल एस क्या कर रहा है? ये बफर से आइटम कंज्यूम होने के बाद सिग्नल करता है कि एक स्पेस अवेलेबल है, यानी एस सेमाफोर स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों प्रोसेस को कंटिन्यूसली रन करने के लिए वाइल वन यानी कंडीशन दी गई है, लूप में डाला गया है, जो ये इंश्योर करता है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अपना काम रिपीटेडली करते रहें। तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम का एक क्लासिक इम्प्लीमेंटेशन है जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता क्या है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करता है कि सिर्फ एक प्रोसेस एक टाइम पे हो। ठीक है, mutual exclusion ensure that only one process or thread can access a critical section of code at a time। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि एक समय पर सिर्फ एक प्रोसेस या थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन ऑफ कोड को एक्सेस करें। इसके कुछ की पॉइंट्स है जैसे सिंगल एक्सेस, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्करेंट एक्सेस, डेटा इंटीग्रिटी और सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। अब समझेंगे एक एक करके इसको। सिंगल एक्सेस क्या है? एक टाइम पर सिर्फ, तब बात कर रहे थे सिंगल एक्सेस की, तो एक टाइम पर सिर्फ एक प्रोसेस या थ्रेड को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने दिया जाता है। और प्रिवेंशन ऑफ कॉन्करेंट एक्सेस, ठीक है, इंश्योर करता है कि कॉन्करेंट प्रोसेसेस एक दूसरे में इंटरफेयर ना करें क्रिटिकल सेक्शन में। डेटा इंटीग्रिटी क्या करेगा? डेटा इनकन्सिस्टेंसी और रेस कंडीशन को अवॉइड करता है बाय कंट्रोलिंग एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज। अब इसके सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म क्या है? इसको अचीव किया जाता है सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव जैसे म्यूटेक्सेस, सेमाफोर्स और लॉक्स का यूज़ करके। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का जो मूल उद्देश्य है, ठीक है, कॉन्करेंट सिस्टम में क्रिटिकल सेक्शन ऑफ कोड को एक्सेस को मैनेज करना है। तो ठीक है, मतलब उसका जो मेन वो है, तो कॉन्करेंट सिस्टम में क्रिटिकल सेक्शन को कोड को एक्सेस को मैनेज करना। अब इससे कुछ यहाँ कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे क्रिटिकल सेक्शन क्या है।
यह कोड है का एक हिस्सा होता है जिसे एक समय पर सिर्फ एक प्रोसेस या थ्रेड ही एग्जीक्यूट कर सकता है ताकि डेटा इनकंसिस्टेंसी से बचा जा सके। इसमें दूसरा पार्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये इंश्योर करता है क्रिटिकल सेक्शन में एक समय पर सिर्फ एक ही प्रोसेस या थ्रेड हो ताकि रिसोर्सेज कंटेंशन और कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। एंट्री और एग्जिट प्रोटोकॉल। प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर और एग्जिट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं ताकि एक्सेस सेफ रहे। प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट, जैसे अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो रही है और कोई प्रोसेसेस एंट्री के लिए वेट कर रही है तो नेक्स्ट प्रोसेस का सिलेक्शन डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। बाउंडेड वेटिंग क्या है? यह इंश्योर करता है कि जो प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए रिक्वेस्ट करती हैं उससे इवेंचुअली एक्सेस मिलेगा ताकि इनडेफिनिट पोस्टपोनमेंट ना हो। अब बात करेंगे सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स। एक्सेस को मैनेज करने और म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करने के लिए लॉक्स, सेमाफोर्स और मॉनिटर जैसे टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये क्रिटिकल सेक्शंस के लिए हैं, तो मैनेज करने और मदद करते हैं इंश्योरिंग की कंकरेंट सिस्टम स्मूथ और एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट कर सके। अब हम बात करेंगे डेकर सॉल्यूशन क्या होता है। तो डेकर सॉल्यूशन एक एल्गोरिदम है जो दो प्रोसेसेस के बीच म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे दो प्रोसेसेस। यह एल्गोरिदम स्पेसिफिकली दो प्रोसेसेस के बीच म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करता है। फ्लैग्स, हर प्रोसेसेस के पास एक फ्लैग वेरिएबल होता है जो इंडिकेट करता है कि उसकी इंटेंशन क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने की है। ठीक है, टर्न वेरिएबल क्या? एक शेयर्ड वेरिएबल होता है जो ये बताता है कि किस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने की प्रायोरिटी है। ठीक है, अब हम बात कर, ये आप क्रिटिकल सेक्शन देख रहे हैं, ये ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस 1 यानी ऑलरेडी बिजी हुई है और यहाँ बाकी लोग खड़े हुए हैं। तो ये दिखा रहा है कि क्रिटिकल सेक्शन अभी बिजी है, आप दोनों अभी लाइन में लगे रहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो ये इंश्योर करता है कि एक समय पर सिर्फ एक प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है, चाहे दोनों प्रोसेसेस एक साथ एंटर करना चाहें। एंट्री प्रोटोकॉल क्या है? हर प्रोसेसेस अपने फ्लैग को ट्रू सेट करते हैं और दूसरे प्रोसेस के फ्लैग और टर्न वेरिएबल को चेक करते हैं ताकि ये डिटरमाइन कर सके कि वो क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर सकता है या नहीं। एग्जिट प्रोटोकॉल क्या है? क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद एक प्रोसेस अपने फ्लैग को फॉल्स सेट करता है जिससे दूसरे प्रोसेसेस को इंटर करने का मौका मिलता है अगर वो वेट कर रहा है। अब हम बात करेंगे स्टारवेशन फ्री। तो ये एल्गोरिदम इंश्योर करता है कि हर प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने का चांस मिले ताकि इनडेफिनिट पोस्टपोनमेंट ना हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स देकर सॉल्यूशन को समझाने और उसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं, इंश्योरिंग कि दो प्रोसेसेस के बीच कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो। अब बात करते हैं हम लोग पीटरसन सॉल्यूशन की। तो पीटरसन सॉल्यूशन एक वेल नोन एल्गोरिदम है जो दो प्रोसेसेस के बीच म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करता है। यह गारंटी करता है कि एक समय पर सिर्फ एक प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है, चाहे दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली इंटर करना चाहें। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे फ्लैग्स और टर्न वेरिएबल। फ्लैग्स, हर प्रोसेसेस के पास एक फ्लैग वेरिएबल होता है जो इंडिकेट करता है कि उसकी क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने की डिज़ायर है। और टर्न वेरिएबल क्या करता है? एक शेयर्ड वेरिएबल होता है जो डिसाइड करता है कि दोनों प्रोसेसेस में से कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा अगर दोनों इंटरेस्टेड हैं। अब इसके एल्गोरिथम देखते हैं। तो पीटरसन सॉल्यूशन दो फ्लैग्स और टर्न वेरिएबल का यूज़ करके काम करता है। हर प्रोसेस एक ही प्रोटोकॉल फॉलो करता है ताकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर किया जा सके। अब इसके कुछ की स्टेप्स हैं, जैसे सेट फ्लैग, सेट टर्न, चेक कंडीशंस, इंटर क्रिटिकल सेक्शन और एग्जिट क्रिटिकल सेक्शन। सेट फ्लैग में क्या है? हर प्रोसेस अपने फ्लैग को ट्रू सेट करता है ताकि यह इंडिकेट हो सके कि उसकी इंटेंशन क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने की है। सेट टर्न क्या होगा? हर प्रोसेस टर्न वेरिएबल को दूसरे प्रोसेस के आइडेंटिफायर को सेट करता है, सिग्नल देने के लिए कि करंट प्रोसेस वेट करने को तैयार है अगर दूसरा प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता है तो। चेक कंडीशन क्या करेगा? हर प्रोसेस चेक करता है कि दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने में इंटरेस्टेड है, यानी फ्लैग के बेस पर, और क्या यह दूसरे प्रोसेसेस का टर्न है।
और इंटर क्रिटिकल कंडीशन क्या होगा, अगर कंडीशन मीट होती है, दैट इज़ माने दूसरा प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है या यह करेंट प्रोसेस का टर्न है, तो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता है। एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर, क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट करने के बाद प्रोसेस अपने फ्लैग को फॉल्स सेट करता है, इंडिकेटिंग दैट इट नो लॉन्गर नीड्स टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। अब यहाँ पर सीडो कोड दिया गया है, तो सीडो कोड आप सीधा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ शेयर्ड वेरिएबल है, ठीक है, फ्लैग दिया गया है, फॉल्स फॉल्स दो मतलब वेरिएबल दिया गया है, ठीक है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ क्रिटिकल सेक्शन की ज़रूरत है, और यहाँ प्रोसेस 1 दिया गया है, ठीक है। तो ये सूडो कोड आप अच्छे से देखेंगे और उसको समझ जाएंगे, इसके बगल में कमेंट्स भी दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके सूडो कोड जो है उसी को समझते हैं, ठीक है। हर प्रोसेस फ्लैग का एक यूज़ करके इंडिकेट करता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लैग दिया गया है, हर प्रोसेस फ्लैग का यूज़ इंडिकेट करते हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहता है कि नहीं। अब यहाँ टर्न वेरिएबल का यूज़ है, टर्न वेरिएबल इंश्योर कर रहा है कि अगर दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहते हैं तो जिस प्रोसेस का टर्न नहीं है वो वेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं, ये इंश्योर करता है कि एक समय पर सिर्फ एक प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन में हो, ठीक है। अब यहाँ प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग, पीटरसन सॉल्यूशन गारंटी करता है कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहते हैं और दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस को इवेंचुअली एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सभी सॉल्यूशन को समझाने और इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं, इंश्योरिंग कि दो प्रोसेसेस के बीच कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव है। अब हम बात करेंगे सेमाफोर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंक्रोनाइजेशन टूल्स हैं जो शेयर रिसोर्सेज के एक्सेस को मैनेज करते हैं और म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करने में मदद करते हैं कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो सेमाफोर एक टाइप का वेरिएबल भी है जो कि सिंक्रोनाइजेशन टूल एज ए यूज़ होता है। तो ये रेस कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं और प्रोसेसेस या थ्रेड्स को कोऑर्डिनेटेड मैनर में ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ कुछ सेमाफोर के टाइप्स हैं। बाइनरी सेमाफोर, इन्हें म्यूटेक्सेस भी कहा जाता है, जो बाइनरी में सेमाफोर हैं इन्हें म्यूटेक्सेस भी कहा जा सकता है, और ये सिर्फ दो वैल्यूज़ ले सकते हैं, 0 और 1। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए यूज़ होते हैं, इंश्योरिंग कि एक समय पर, ठीक है, एक समय पर एक प्रोसेस या थ्रेड ही क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अब काउंटिंग सेमाफोर क्या होता है, यह सेमाफोर नॉन निगेटिव इंटीजर वैल्यूज़ ले सकते हैं और एक रिसोर्सेज पुल को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। यह अवेलेबल रिसोर्सेज की नंबर को ट्रैक करते हैं और मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज को एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके ऑपरेशन है, जैसे सेमाफोर दो प्राइमरी ऑप्शन सपोर्ट करते हैं, जैसे वेट और सिग्नल। वेट पी और डाउन होता है और सिग्नल वी और अप होता है। तो वेट क्या करता है, यह ऑपरेशन सेमाफोर की वैल्यू को डिक्रीज़ करता है। अगर वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो यह वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देता है और प्रोसेस को प्रोसीड करने देता है। अगर वैल्यू 0 है तो प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है जब तक वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो जाती। सिग्नल क्या करता है, यह ऑपरेशन सेमाफोर की वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। अगर प्रोसेसेस वेटिंग है तो यह उनमें से एक को वेकअप कर देता है। यह सेमाफोर वैल्यू के इंक्रीमेंट करता है और पोटेंशियली एक वेटिंग प्रोसेसेस को अनब्लॉक करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सूडो कोड यहाँ पर जो दिया गया है उसको समझते हैं। तो बाइनरी सेमाफोर ऑपरेशन, और ये सिग्नल दिया है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, और ये काउंटिंग सेमाफोर के एग्जांपल हैं, और ये सिग्नल के और ये कंज्यूमर के, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ बाइनरी सेमाफोर की, ठीक है। यह म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए यूज़ होता है, इंश्योरिंग कि एक समय पर सिर्फ एक प्रोसेस या थ्रेड ही क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सके। काउंटिंग सेमाफोर क्या करता है, ये रिसोर्सेज पूल को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं, अलाउइंग मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अ रिसोर्स को कॉन्करेंटली एक्सेस करना। और वेट ऑपरेशन क्या करता है, वेट ऑपरेशन सेमाफोर की वैल्यू को चेक और डिक्रीमेंट करता है, और अगर वैल्यू 0 है तो प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। सिग्नल ऑपरेशन क्या करता है, सेमाफोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है और पोटेंशियली एक वेटिंग प्रोसेसेस को अनब्लॉक कर देता है। तो ये पॉइंट सेमाफोर को यूज़ और इम्प्लीमेंटेशन को समझाने में मदद करते हैं, इंश्योरिंग की रिसोर्सेज एक्सेस और म्यूचुअल एक्सक्लूजन इफेक्टिवली मैनेज। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो सेमाफोर एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो एक रिसोर्स को एक्सेस को कंट्रोल करता है। ये इंश्योर करता है कि एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोसेस रिसोर्स को यूज़ कर सके। इमेज में क्या है, जैसे यहाँ अवेलेबल देख रहे हैं और अनअवेलेबल, ठीक है।
दो स्टेट्स हैं। रिली अब ये रिलीज आप देख रहे हैं, ऑपरेशन रिसोर्स को अवेलेबल या अनअवेलेबल कर देता है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू देख रहे हैं आप 1 है। ठीक है, अवेलेबल स्टेट की इनिशियल वैल्यू 1 है और अनएबल स्टेट की वैल्यू 0 है। कैसे काम करता है? अवेलेबल स्टेट, जब रिसोर्सेज अवेलेबल होता है यानी उसकी वैल्यू 1 होती है, कोई भी प्रोसेस इस रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। और फिर जब प्रोसेस एक्वायर रिसोर्सेज की बात करते हैं, जब कोई प्रोसेस रिसोर्स को यूज़ करना चाहता है तो वो रिलीज़ ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसकी वैल्यू 0 होती है। यह रिसोर्सेज को अनअवेलेबल कर देता है। अब रिसोर्सेज बिकम अनअवेलेबल। ठीक है, अब रिसोर्सेज अनअवेलेबल हो गया, उसकी वैल्यू 0 होती है, कोई भी दूसरे प्रोसेस इस रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोसेस रिलीज रिसोर्सेज की बात करते हैं, रिलीज़ हो रहा है जब प्रोसेस रिसोर्स को यूज़ ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो वो रिलीज़ ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। यह रिसोर्स को अवेलेबल कर देता है। बात करें तो सेमाफोर एक लॉक है जो रिसोर्स को सिर्फ एक प्रोसेस के लिए अवेलेबल करता है। जब कोई प्रोसेस रिसोर्स को यूज़ करना चाहता है तो वो लॉक लगा देता है, जब प्रोसेस रिसोर्स का यूज़ ख़त्म कर देता है तो वो लॉक खोल देता है जिससे दूसरे प्रोसेस भी रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक बात करें तो इमेजिन एक प्रिंटर है जो एक रिसोर्स है। अगर एक प्रोसेस प्रिंटर को यूज़ कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस को वेट करना होगा जब तक पहला प्रोसेस प्रिंटर को रिलीज़ ना कर दे। अब हम बात करेंगे टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन। ये क्या होता है? एक ऐसा एटॉमिक ऑपरेशन है जो रिसोर्सेज को लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह एक वेरिएबल के वैल्यू को टेस्ट करता है और उसको एक नए वैल्यू में सेट करता है। यह सब एक ही एटॉमिक स्टेप में होता है, इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करता है। ठीक है, तो टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन एक लॉक है जो एक रिसोर्सेज को सिर्फ एक प्रोसेस के लिए अवेलेबल करता है। यह ऑपरेशन एक वेरिएबल के वैल्यू को चेक करता है और अगर ये वैल्यू 0 है तो उसको 1 में सेट करता है और रिसोर्सेज को लॉक कर देता है। अगर वैल्यू 1 है तो रिसोर्सेज पहले से ही लॉक है और ऑपरेशन फेल हो जाता है। इमेजिन एक प्रिंटर है जो एक रिसोर्स है। अगर एक प्रोसेस प्रिंटर को यूज़ करना चाहता है तो वो टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर प्रिंटर अवेलेबल है तो यानी वैल्यू 0, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और प्रिंटर लॉक हो जाएगा। अगर प्रिंटर पहले से ही लॉक है तो यानी वैल्यू 1, तो ऑपरेशन फेल होगा और प्रोसेस को वेट करना होगा। अब हम बात करें कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम इन कॉन्करेंसी में, तो हमारा पहला आता है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। एक क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है जो रिसोर्स शेयरिंग और प्रोसेस कोऑर्डिनेशन के इशू को इलस्ट्रेट करता है। इस सिनेरियो में फिलोसफर एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं और हर फिलोसफर के दोनों तरफ एक फॉर्क होता है। खाने के लिए फिलोसफर का दोनों फॉर्क्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन की। तो पहला है फिलोसफर और फॉक्स। यहाँ 5 फिलोसफर हैं और 5 फॉक्स हैं। हर फिलोसफर को 2 फॉक्स, एक लेफ़्ट और राइट, उठाना पड़ता है खाने के लिए। अब डेडलॉक सिचुएशन देखो अगर हो रही है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ सब फिलोसफर एक एक फॉर्क उठा लेते हैं और दूसरे फॉर्क का इंतज़ार करते हैं, रिजल्टिंग इन अ सिचुएशन जहाँ कोई भी फिलोसफर आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, अब यहाँ स्टारवेशन की बात करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ कुछ फिलोसफर को कभी भी दोनों फॉक्स नहीं मिलते हैं, इसलिए वो कभी नहीं खा सकते। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यह इंश्योर करता है कि कोई भी दो फिलोसफर एक ही फोर्क को एक समय पर यूज़ नहीं कर सकते। अब इसका भाई सॉल्यूशन क्या है? दिक्कतें तो इतनी सारे हैं। गोल यह है कि एक ऐसा प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जाए जो डेडलॉक फ्रीडम, रिसोर्स एलोकेशन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी डेडलॉक फ्रीडम में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें जहां सब फिलोसफर्स एक एक फॉर्क पकड़े होते हैं और दूसरे का इंतज़ार करते हैं। अब रिसोर्स एलोकेशन में क्या करें? यह इंश्योर करें कि हर फिलोसफर को खाने का चांस मिले बिना किसी स्टारवेशन के। बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। यह इंश्योर करे कि एक समय पर सिर्फ एक फिलोसफर ही एक फॉर्क को यूज़ कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये सीडो कोड जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सीडो कोड में दिखाया गया है कि हम लोग सेमाफोर का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम 1 1 1 यानी ईच फॉर्क इज़ इनिशियली अवेलेबल, सब अवेलेबल है। फिलोसफर सोच रहा है, पिक अप लेफ्ट फॉर्क, फिर राइट फॉर्क, फिर फिलोसफर खा रहा है, फिर रख रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये फिगर को समझते हैं मेन। ठीक है, ये फिगर को समझते हैं। तो फिलोसफर इज़ थिंकिंग, फिलोसफर सोच रहा है जब वो फॉक्स का इंतज़ार नहीं कर रहा। पिकअप प्लेटफॉर्म मतलब कि ये दिखाया गया है कि 5 फिलोसफर यहाँ गोले में बैठे हुए हैं, P1 P2 P3 P4 P5। ठीक है,
फाइव फॉक्स रखे गए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। सर्कुलर टेबल है, हर फिलोसफर के सामने एक प्लेट है और उसके लेफ्ट और राइट में एक एक फॉर्क है। प्रॉब्लम क्या है कि हर फिलोसफर को खाना खाने के लिए 2 फॉक्स चाहिए। अगर एक फिलोसफर दोनों फॉक्स ले लेता है तो दूसरा फिलोसफर उसके लेफ्ट या राइट में खाना नहीं खा सकता। अगर कोई फिलोसफर एक फॉर्क लेता है तो दूसरा फिलोसफर उसके लेफ्ट या राइट में दूसरा फॉर्क नहीं ले सकता। इससे डेडलॉक की सिचुएशन हो सकती है जब हर फिलोसफर एक फॉर्क ले लेता है और दूसरे फॉर्क का वेट कर रहा है। तो इमेजिन, अगर हम लोग अपने भाषा में समझें तो इमेजिन 5 दोस्त एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। हर दोस्त के सामने एक प्लेट है और उसके बाएं और दाएं एक एक चम्मच है। हर दोस्त को खाना खाने के लिए 2 चम्मच चाहिए। अगर एक दोस्त दोनों चम्मच ले लेता है तो दूसरा दोस्त उसके बाएं या दाएं वाले खाना नहीं खा सकता। इस तरह से डेडलॉक हो सकता है जब हर दोस्त एक चम्मच ले लेता है और दूसरे चम्मच का इंतज़ार कर रहा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, ठीक है। एक क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है जो कस्टमर और बार्बर के एक्शन को मैनेज करने से रिलेटेड इशू को इलिस्ट्रेट करता है। इस प्रॉब्लम में एक बार्बर शॉप है जहां एक बार्बर सो रहा होता है जब तक कोई कस्टमर नहीं आता। चैलेंज ये है कि कस्टमर अराइवल और बार्बर एक्शन को एफिशिएंटली मैनेज किया जाए। अब इसके भाई दिक्कत क्या क्या आ रही है इनको, तो बार्बर शॉप सेटअप, बार्बर स्टेट, कस्टमर अराइवल और वेटिंग एरिया, ठीक है। तो कस्टमर शॉप में आते हैं, अगर बार्बर बिज़ी है तो वेटिंग एरिया में बैठते हैं, या अगर बार्बर सो रहा हो तो उसे जगाते हैं। वेटिंग एरिया, जो कस्टमर अराइव करते हैं जब बार्बर बिज़ी होता है वो वेटिंग एरिया में बैठते हैं। अगर वेटिंग एरिया फुल हो जाता है तो नए कस्टमर शॉप छोड़ देते हैं। अब उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे बार्बर स्लीप मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। बार्बर सो रहा होता है अगर वेटिंग एरिया में कोई कस्टमर नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे कस्टमर हैंडलिंग। अगर कस्टमर अराइव करते हैं जब बार्बर सो रहा होता है तो वो बार्बर को जगाते हैं और अपना हेयर कट करवाते हैं। और फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये इंश्योर करता है कि एक समय पर सिर्फ एक कस्टमर का हेयर कट हो और एक समय पर सिर्फ एक कस्टमर ही बार्बर को जगाएगा। वेटिंग क्यू मैनेजमेंट, वेटिंग कस्टमर्स के क्यू को हैंडल करता है और फेयर सर्विस इंश्योर करता है। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करता है इंक्लूडिंग बार्बर का टाइम और वेटिंग चेयर्स। अब इसके लिए हम लोग ने लिखा है सूडो कोड, ठीक है। तो ये सूडो कोड स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को सेमाफोर का यूज़ करके आउटलाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ बार्बर चेयर, नंबर ऑफ वेटिंग चेयर कितने हमारे पास, फिर बार्बर चेयर, फिर बार्बर स्लीप कंडीशन 0, कस्टमर रेडी कंडीशन 0, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग समझते हैं। सेमाफोर जो यूज़ हुए हैं, वेटिंग रूम यूज़ हुआ है, बार्बर चेयर यूज़ हुआ है, वेटिंग चेयर्स के नंबर को मैनेज करता है। बार्बर चेयर के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करता है। बार्बर स्लीप, बार्बर को सिग्नल करता है जब कस्टमर वेटिंग में होता है। और कस्टमर रेडी, बार्बर को नोटिफाई करता है जब कस्टमर रेडी होता है, ठीक है। अब कस्टमर एक्शन क्या है, कस्टमर या तो हेयर कट करवा लेता है अगर स्पेस अवेलेबल है, या वेटिंग रूम फुल होने पर शॉप छोड़ देता है। बार्बर एक्शन, बार्बर कस्टमर का वेट करता है, हेयर कट करता है और सोने और काम करने के बीच स्टेट ट्रांजिशन मैनेज करता है। तो इस अप्रोच के जरिए कस्टमर और बार्बर के एक्शन को इफेक्टिवली मैनेज किया जाता है, एंश्योरिंग कि बार्बर को एफिशिएंट सर्विस मिलती है और कस्टमर को भी टाइमली सर्विस मिलती है। चलिए हम ये थोड़ा फिगर समझते हैं। यहाँ पर स्टार्ट है, प्रक्रिया शुरू होती है। स्लीपिंग, सो रहा है, कटिंग हेयर, बाल कट रहा है, गोइंग होम यानी घर जा रहा है। तो ठीक है, एक एक करके समझते हैं। यह एक समस्या है, मतलब कि जहाँ एक बार्बर की दुकान में एक बार्बर और एक ग्राहक होता है। बार्बर तभी काम करता है जब कोई कस्टमर आता है, अगर कोई कस्टमर नहीं आता तो वो सो जाता है। जब कोई ग्राहक आता है तो वो बार्बर जाग जाता है और बाल कटवाता है। अगर दुकान बंद होने का समय हो जाता है तो कस्टमर नहीं है तो घर चला जाता है। सीधी बात है ये पूरे मतलब कि स्टार्ट हुआ, सो रहा है, ठीक है। कोई कस्टमर आया तो उस कस्टमर ने उसको जगाया, ठीक है। कस्टमर जगाया, फिर अगर वो ऑलरेडी काट रहा है तो आप सीधा जाएंगे वेटिंग रूम में, और अगर वेटिंग रूम फुल है तो आप घर चले जाएंगे। और फिर हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक में, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यानी आईपीसी। एक मैकेनिज़्म है जो प्रोसेसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट और सिंक्रोनाइज करने की सुविधा देता है। आईपीसी का मॉडल्स और स्कीम है जो ये कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है, जैसे मैसेज पासिंग, प्रोसेस मैसेजेस भेजने और रिसीव करने के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और अलग अलग मशीन्स पर प्रोसेस के लिए सूटेबल हैं।
इसके एग्जांपल हैं पाइप मैसेजेस क्यूज़ और सॉकेट्स। अब हम बात करेंगे शेयर्ड मेमोरी क्या होते हैं। प्रोसेसेस एक कॉमन मेमोरी स्पेसेस को एक्सेस करके कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ठीक है। अब रिमोट प्रोसीजर कॉल्स क्या होते हैं, अलग अलग मशीन्स पर प्रोसेस रिमोट फंक्शंस को कॉल करके कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग इसके सीधे डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम्स आपको अच्छे समझ में आएगा। प्रोसेस है एक प्रक्रिया है जो समझा रही कि मेमोरी में लिखती है और राइट्स इनटू अ शेयर्ड मेमोरी। प्रोसेस भी क्या करता है, ये भी एक प्रोसेस है जो मेमोरी से पढ़ती है, ठीक है। प्रोसेस बी रीड्स फ्रॉम शेयर्ड मेमोरी। कर्नल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर भाग जो सभी प्रक्रिया में मैनेज करता है, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी एक तरह का आईपीसी है जहाँ दो या अधिक प्रक्रिया एक ही मेमोरी क्षेत्र का मतलब एक ही में मिलता है। तो एग्जांपल में मान के चलें तो प्रोसेस एक, ठीक है, वेब सर्वर है जो यूज़र का डेटा को लिखता है, और प्रोसेस भी डेटाबेस है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से ये शेयर कर रहा है और ये रीड कर रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रोसेस जनरेशन क्या होता है। प्रोसेस जनरेशन ऊपर दिया है। प्रोसेस जनरेशन क्या करता है कि प्रोसेस जनरेशन रिफर्स टू द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और प्रोसेस जनरेशन का मतलब है प्रोसेसेस को क्रिएट और मैनेज करना एक ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें प्रोसेसेस को क्रिएट करने, इनिशियलाइज करने और मैनेज करने के स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट मेन टॉपिक में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के। तो अगर आप चैप्टर 2 से इतने क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, मुझे लगता है इससे बाहर कुछ आएगा। तो पहला हमारा है एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। तो आप इसको यहाँ मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप ऊपर से देखिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आंसर राइटिंग विद की पॉइंट्स लिखेंगे और इसमें सूडो कोड भी लिखेंगे आप, प्रोड्यूसर का अलग, कंज्यूमर का अलग। और फिर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम लिखेंगे और फिर सेमाफोर क्या होता है, और फिर इसके बाद डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम तो आना ही आना है, ठीक है। और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मॉडल। इसमें से दो इम्पॉर्टेंट ये है कि डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम पूछा जा सकता है और सेमाफोर और एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो आज का ये जो चैप्टर 3 का वन शॉट है, हमने इसमें सारे टॉपिक्स टू द सिलेबस और टू द पॉइंट कवर किए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसको और अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएंगे। थैंक यू।